नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं जो श्रोता द्वारा भेजे गए दस्तावेजों पर आधारित है। हम गहराई से जानेंगे उत्तर भारत के दो महत्वपूर्ण मध्यकालीन राजवंशों के बारे में, गुर्जर प्रतिहार और गहरवाल। जी। हमारी कोशिश रहेगी कि इन दस्तावेजों में जो जानकारी है, जो कहानियां हैं, जो उदाहरण दिए गए हैं, उनको बारीकी से समझें। मतलब कैसे इन राजवंशों का उदय हुआ, कौन थे उनके मुख्य शासक, उनकी क्या उपलब्धियां थीं, संस्कृति में क्या योगदान रहा और हाँ, आखिर में उनका पतन कैसे हुआ। बिल्कुल, और ये समझना उस समय के उत्तर भारत के पूरे राजनीतिक और सांस्कृतिक माहौल को समझने के लिए आप कह सकते हैं बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं गुर्जर प्रतिहारों से। स्रोतों में ही इनकी उत्पत्ति को लेकर काफी अलग-अलग बातें मिलती हैं, है ना? बिल्कुल। हाँ, ये दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ तो अग्निकुंड वाली कहानी है जो इन्हें चार खास राजपूत कुलों में गिनती है, सबसे प्रसिद्ध भी मानती है। पर वहीं दूसरी तरफ हमें कक्कुक का घटियाला अभिलेख मिलता है। अब कक्कुक इसी वंश का शासक था और वो अभिलेख इन्हें ब्राह्मण वंश का बताता है। अच्छा, तो मतलब स्रोत एकमत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका जिक्र तो काफी पहले भी मिलता है, जैसे पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में या बाणभट्ट के हर्षचरित में भी गुर्जर जाति के तौर पर। और ये भी सुनने में आता है कि इनकी कई शाखाएं थीं, शायद 26 तक, जिनमें मंडोर वाली सबसे पुरानी थी। जी हाँ, करीब 26 शाखाओं का जिक्र आता है और मंडोर, जो जोधपुर के पास है, वो शाखा सबसे पुरानी मानी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक जगह टिके नहीं रहे, उनका केंद्र बदलता रहा। बिल्कुल। दस्तावेज यही दिखाते हैं कि शक्ति का केंद्र धीरे धीरे बदला। मंडोर से शुरू करके वो भीनमाल पहुंचे, जो दक्षिणी राजस्थान में है, फिर उज्जैन मध्य प्रदेश में, और आखिरी में कन्नौज उत्तर प्रदेश में। कन्नौज तो उस वक्त उत्तर भारत की राजनीतिक राजधानी जैसा था। हाँ बिल्कुल, और स्रोतों के हिसाब से जो सबसे पुरानी मंडोर शाखा थी, उसके संस्थापक हरिश्चंद्र नाम के एक ब्राह्मण थे। उनकी दो पत्नियां थीं, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय। ऐसा माना जाता है कि क्षत्रिय पत्नी से जो बेटे हुए, उन्होंने ही शायद राजवंश को आगे बढ़ाया। तो इस वंश के शुरुआती महत्वपूर्ण शासकों में सबसे पहला नाम किसका आता है? दस्तावेज नागभट्ट प्रथम का जिक्र करते हैं। हाँ, नागभट्ट प्रथम लगभग 730 से 756 ईस्वी, वो एक अहम पड़ाव थे। उन्हें भीनमाल और फिर उज्जैन शाखा का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने शायद अपनी शक्ति का केंद्र मंडोर से हटाकर पहले मेड़ता और फिर उज्जैन को बनाया। और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि? उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है उस वक्त पश्चिम से जो अरब हमले हो रहे थे उनको रोकना। अच्छा। सिंध पर कब्जे के बाद अरब सेनाएं जुनैद के नेतृत्व में आगे बढ़ रही थीं। नागभट्ट ने उन्हें सफलतापूर्वक पीछे धकेला। और शायद इसी वजह से मेहर भोज के ग्वालियर प्रशस्ति में, मतलब राजा की तारीफ में लिखा गया अभिलेख, जिसके लेखक बालादित्य थे, उन्हें म्लेच्छों का नाशक कहा गया है। जी हाँ, म्लेच्छों यानी अरबों का नाशक। उसी प्रशस्ति में उन्हें नारायण का अवतार और राम के भाई लक्ष्मण का वंशज भी बताया गया है। लेकिन एक और दिलचस्प बात है, राष्ट्रकूटों के संजन ताम्रपत्र से जुड़ी हुई, उसमें नागभट्ट की क्या भूमिका बताई गई है? हाँ, वो वाकया काफी रोचक है और उस वक्त की जो राजनीतिक उलझनें थी उन्हें दिखाता है। राष्ट्रकूट राजा थे दंतीदुर्ग, दक्षिण के शक्तिशाली शासक। उन्होंने उज्जैन में हिरण्य गर्भदान नाम का एक बड़ा यज्ञ करवाया। संजन ताम्रपत्र कहता है कि इस यज्ञ में नागभट्ट प्रथम ने प्रतिहार यानी द्वारपाल का काम किया। द्वारपाल, तो इसका क्या मतलब निकालें? कि वो उनके अधीन थे, या ये सिर्फ राष्ट्रकूटों का अपना नजरिया था, अपनी बढ़त दिखाने का? हाँ, यही सवाल उठता है। हो सकता है नागभट्ट उस समय दंतीदुर्ग के सामंत रहे हों, या ये भी हो सकता है कि ये राष्ट्रकूटों का अपना गुणगान हो। ये दिखाता है कि उस दौर में हार जीत और अधीनता के रिश्ते कितने बदलते रहते थे, कितने तरल थे। नागभट्ट प्रथम के बाद वत्सराज का दौर आता है, लगभग 783 से 795 ईस्वी, जिन्हें कई बार प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वत्सराज के समय में ही प्रतिहार शक्ति का असल में विस्तार शुरू हुआ और उन्होंने कन्नौज पर कब्जा करने की महत्वाकांक्षा दिखाई। यहीं से उत्तर भारत की राजनीति में वो मशहूर त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू होता है। हाँ, कन्नौज के लिए संघर्ष। जी, कन्नौज, जो हर्ष के बाद सत्ता का केंद्र बन चुका था, उस पर कब्जे के लिए तीन बड़ी ताकतें भिड़ गई। पश्चिम से गुर्जर प्रतिहार, पूर्व से बंगाल के पाल और दक्षिण से राष्ट्रकूट। वत्सराज ने इस संघर्ष की शुरुआत की।
उन्होंने कन्नौज के उस वक्त के शासक इंद्रायुध को हराया और पाल राजा धर्मपाल को भी हराया। लेकिन ये सफलता ज्यादा देर टिकी नहीं। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने उत्तर भारत पर चढ़ाई की और वत्सराज को बुरी तरह हराया। इस हार का जिक्र हमें राष्ट्रकूटों के वाणी डिंडोरी और राधानपुर लेखों में मिलता है। वत्सराज को भागकर राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में शरण लेनी पड़े। तो त्रिपक्षीय संघर्ष का पहला दौर राष्ट्रकूटों के नाम रहा। हाँ, लेकिन वो दक्षिण लौट गए तो मैदान फिर खाली हो गया। तो फिर कन्नौज का क्या हुआ? प्रतिहारों ने वापसी कैसे की? वापसी का श्रेय जाता है वत्सराज के बेटे नागभट्ट द्वितीय को, लगभग 795 से 833 ईस्वी। उन्होंने पासा पलटा। पहले उन्होंने कन्नौज पर पाल शासक धर्मपाल ने जिसे बिठाया था चक्रयुद्ध, उसे हराया। फिर शायद धर्मपाल को भी मुंगेर के पास हराया। और सबसे अहम बात, उन्होंने कन्नौज पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बना लिया। ये तो बहुत बड़ी बात थी प्रतिहारों के लिए। जी हाँ, बहुत बड़ी जीत थी। इससे वो उत्तर भारत की प्रमुख शक्ति बन गए। लेकिन राष्ट्रकूटों से चुनौती तो बनी रही होगी। नागभट्ट द्वितीय को हराया, लेकिन गोविंद तृतीय भी अपने पिता ध्रुव की तरह दक्षिण लौट गया, तो नागभट्ट का कन्नौज पर कब्जा बना रहा। उनकी ताकत का अंदाजा बुचकुला अभिलेख में मिली उनकी उपाधि से लगता है, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर। काफी बड़ी उपाधि है। हाँ, और एक जैन ग्रंथ है चंद्रप्रभा सूरी का प्रभावक करित। उसमें लिखा है कि उन्होंने जीवन के अंत में गंगा नदी में जल समाधि ले ली थी। अब आते हैं उस शासक पर जिनका नाम शायद इस वंश में सबसे ज्यादा मशहूर है, मिहिर भोज प्रथम, लगभग 836 से 885 ईस्वी। दस्तावेज बताते हैं कि इनके बारे में जानकारी कई जगहों से मिलती है। बिल्कुल, मिहिर भोज या सिर्फ भोज प्रथम बेशक इस वंश के सबसे महान शासक थे। उनके लंबे शासनकाल में प्रतिहार साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। उनके बारे में हमें उनके अपने अभिलेखों जैसे ग्वालियर प्रशस्ति से तो पता चलता ही है, साथ ही कल्हण की राजतरंगिणी और अरब यात्री सुलेमान के विवरणों से भी काफी जानकारी मिलती है। हाँ, सुलेमान उनके समय में भारत आया था। उसने क्या लिखा है मिहिर भोज के बारे में? और ये विदेशी विवरण कितने भरोसेमंद होते हैं? सुलेमान मिहिर भोज की बहुत तारीफ करता है। वो लिखता है कि भोज के पास भारत में किसी भी राजा से बेहतर घुड़सवार सेना थी। उसका राज्य बहुत बड़ा और खुशहाल था, सोने चांदी की खानें थीं, राज्य में शांति थी, चोरी डकैती का डर नहीं था। वो ये भी लिखता है कि भोज इस्लाम का कट्टर दुश्मन था। अब देखिए, विदेशी यात्रियों के विवरणों को हमेशा थोड़ी सावधानी से देखना चाहिए। उनमें अतिशयोक्ति हो सकती है या वो सुनी सुनाई बातों पर भी आधारित हो सकते हैं, लेकिन वो हमें उस समय की बाहरी दुनिया में उस शासक की छवि कैसी थी, उसकी ताकत कितनी थी, राज्य की आर्थिक हालत कैसी थी, इसका एक अंदाजा जरूर देते हैं। सुलेमान का विवरण भोज की शक्ति और प्रतिष्ठा की पुष्टि तो करता ही है। और मिहिर भोज के समय की एक और बहुत ही हैरान करने वाली बात जो उनके ग्वालियर अभिलेख से पता चलती है, शून्य यानी जीरो का पहला लिखित सबूत। जी हाँ, ये भारतीय गणित और विज्ञान के इतिहास में एक मील का पत्थर है। सोचिए, गणित के लिए कितना बड़ा पल रहा होगा वो। निश्चित रूप से शून्य का इस्तेमाल एक कॉन्सेप्ट के तौर पे तो पहले से हो रहा था, लेकिन उसका एक प्रतीक के रूप में, एक सिंबल के रूप में अभिलेख में पाया जाना ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि भोज का काल सिर्फ राजनीतिक विस्तार का ही नहीं था, बल्कि ज्ञान विज्ञान की नज़र से भी काफी अहम था। भोज खुद भी विद्वान और कला प्रेमी लगते हैं। वो विष्णु के उपासक थे, है ना? और उन्होंने आदिवाराह और प्रभास जैसी उपाधियां ली थीं। हाँ बिल्कुल, ग्वालियर अभिलेख में आदिवारा मिलता है और दौलतपुर अभिलेख में प्रभास। ये दोनों विष्णु से जुड़ी उपाधियां हैं। और उन्होंने सिक्के भी चलाए थे जिन पर आदिवारा लिखा होता था। जी, उन्होंने आदिवारा द्रुम नाम के चांदी के सिक्के चलाए। उन पर वराह, जो विष्णु का अवतार है, उसकी आकृति बनी होती थी। ये सिक्के उनके साम्राज्य की आर्थिक स्थिरता और उनकी धार्मिक आस्था दोनों को दिखाते हैं। लेकिन उनका शासनकाल सिर्फ शांति का तो नहीं रहा होगा, संघर्ष भी हुए। हाँ बिल्कुल, उन्हें शुरुआत में पाल राजा देवपाल और राष्ट्रकूट शासकों से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में उन्होंने पालसा पलटा और पालों को और राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय को नर्मदा नदी के किनारे हराया। इससे मध्य भारत और मालवा पर उनका कब्जा मजबूत हो गया। मिहिर भोज के बाद उनके बेटे महेंद्रपाल प्रथम गद्दी पर बैठे, लगभग 885 से 910 ईस्वी।
इनके समय की सबसे खास बात क्या थी? महेंद्रपाल प्रथम ने अपने पिता के विशाल साम्राज्य को काफी हद तक बनाए रखा, शायद मगध और उत्तरी बंगाल तक विस्तार भी किया। लेकिन उनके दौर की सबसे बड़ी पहचान है उनके राजगुरु और मशहूर कवि नाटककार राजशेखर। हाँ, राजशेखर का नाम तो बहुत सुना है। राजशेखर का दरबार में होना ही उस काल की सांस्कृतिक समृद्धि का सबूत है। उनकी कौन-कौन सी रचना है महत्वपूर्ण है? राजशेखर ने कई ग्रंथ लिखे, जैसे काव्य में मानसा, जो कवियों के लिए एक तरह की गाइड है, बाल रामायण, बाल भारत, विद्यशाल भंजिका, भुवन कोश। लेकिन सबसे अनोखी है कर्पूर मंजरी। वो क्यों? क्योंकि ये प्राकृत भाषा में लिखा गया नाटक है, जबकि उनकी बाकी ज्यादातर रचनाएं संस्कृत में हैं। अच्छा। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पत्नी अवंती सुंदरी के कहने पर इसे प्राकृत में लिखा, जो खुद भी एक विदुषी महिला थी, चौहान वंश की। ये दिखाता है कि संस्कृत के साथ साथ प्राकृत जैसी जो आम लोगों की भाषाएं थीं, उनको भी साहित्य में जगह मिल रही थी। ये तो दिलचस्प बात है। हाँ, राजशेखर ने महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक और निर्भय राज जैसी उपाधियां भी दी, और उन्होंने नर्मदा नदी को आर्यावर्त यानी उत्तरी भारत और दक्षिणापथ यानी दक्षिणी भारत के बीच की सीमा बताया। महेंद्रपाल के बाद उनके बेटे महिपाल प्रथम शासक बने, लगभग 912 से 943 ईस्वी। क्या राजशेखर इनके भी गुरु रहे? हाँ, राजशेखर महिपाल प्रथम के दरबार में भी रहे हैं और उन्हें आर्यावर्त का महाराजाधिराज और रघुकुल मुक्तामणि जैसी उपाधियां दी। महिपाल के समय में ही एक और मशहूर अरब यात्री अल-मसूदी भारत आया था। ओ अच्छा, अल-मसूदी भी। जी, उसने अपनी किताब मुरूज उल ज़हाब में प्रतिहार राजा का जिक्र बौर या बौरा नाम से किया है। यह शायद प्रतिहार या फिर वराह का बिगड़ा हुआ रूप हो सकता है। अल-मसूदी भी प्रतिहार राज्य की ताकत और उनकी विशाल सेना का जिक्र करता है। लेकिन क्या महिपाल प्रथम के समय साम्राज्य उतना ही मजबूत रहा या पतन शुरू हो गया था? नहीं, यहीं से पतन के संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं, आप कह सकती हैं। महिपाल को राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय के हाथों एक बड़ी हार झेलनी पड़ी। इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर कुछ समय के लिए कब्जा भी कर लिया था। हालांकि महिपाल ने कन्नौज वापस तो पा लिया, लेकिन इस घटना से प्रतिहारों की इज्जत को काफी धक्का लगा। और सामंत भी शायद सर उठाने लगे होंगे। बिल्कुल। साम्राज्य के किनारों पर जो सामंत थे, वो धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे थे। बाद में राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय ने भी प्रतिहारों को फिर हराया, लगभग 963 ईस्वी में। तो इसके बाद साम्राज्य का क्या हुआ? धीरे धीरे बिखर गया। हाँ, महिपाल प्रथम के बाद के जो शासक हुए, महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, विनायकपाल, महिपाल द्वितीय, विजयपाल और फिर राज्यपाल तक, वो साम्राज्य को संभाल नहीं पाए। अंदरूनी झड़े, सामंतों की बढ़ती ताकत, इन सब ने साम्राज्य को खोखला कर दिया था। कौन कौन से सामंत स्वतंत्र हो गए? जैसे गुजरात के चालुक्य या सोलंकी, बुंदेलखंड के चंदेल, मालवा के परमार, अजमेर के चौहान, ये सब धीरे धीरे अपने अपने इलाकों में स्वतंत्र हो गए। और फिर महमूद गजनवी के हमले हुए, वो तो शायद आखिरी कील साबित हुए होंगे। हाँ, असली झटका महमूद गजनवी के हमलों से लगा। 1018 ईस्वी में से उसने कन्नौज पर हमला किया। उस वक्त का प्रतिहार शासक था राज्यपाल। वो बिना लड़े ही भाग गया। बाद में उसने गजनवी की अधीनता मान ली। ओहो! इससे बाकी राजपूत राजा बहुत नाराज हुए। चंदेल राजा विद्याधर के नेतृत्व में उन्होंने राज्यपाल पर हमला करके उसे मार डाला। फिर क्या हुआ? गजनवी अगले साल 1019 में फिर आया। उसने राज्यपाल के बेटे त्रिलोचन पाल को हराया। कन्नौज को बुरी तरह लूटा गया और प्रतिहारों को अपनी राजधानी वहां से हटाकर गंगा किनारे बारी नाम की जगह पर ले जानी पड़ी। तो इस तरह प्रतिहार शक्ति का अंत हो गया। लगभग, हाँ। त्रिलोचन पाल के बाद यशपाल का नाम अंतिम शासक के तौर पर मिलता है, करीब 1036 ईस्वी तक। लेकिन तब तक प्रतिहार साम्राज्य पूरी तरह बिखर चुका था। उनके पतन से उत्तर भारत की राजनीति में एक खालीपन सा आ गया, जिसे भरने के लिए कई नई ताकतें सामने आईं। जिनमें से एक प्रमुख थे गहड़वाल, जिन्होंने कन्नौज पर अपना अधिकार जमाया। बिल्कुल। वैसे प्रतिहारों के प्रशासन के बारे में भी कुछ बातें पता चलती हैं। जैसे अरब यात्री उन्हें जुज्र या अल-जुज्र कहते थे। पेहोवा अभिलेख से पता चलता है कि उनके समय में घोड़ों का एक बड़ा बाजार था। अधिकारियों को राजपुरुष और पुलिस अधिकारी को दंड पाशिक कहा जाता था। और उनकी शक्तिशाली घुड़सवार सेना का जिक्र तो सुलेमान और अल-मसूदी दोनों ने किया है। जी हाँ। तो प्रतिहारों के बाद उन्हीं के केंद्र कन्नौज पर गहड़वाल वंश का उदय हुआ। बिल्कुल।
कन्नौज, जो प्रतिहारों की राजधानी थी, उसी पर गहड़वालों ने अपना कब्जा जमाया। इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं चंद्रदेव। उन्होंने लगभग 1080-85 ईस्वी के आसपास कन्नौज और बनारस के इलाके में अपनी सत्ता स्थापित की। वे खुद को पौराणिक चंद्रवंश से जोड़ते थे। उन्होंने शायद प्रतिहारों के पतन का फायदा उठाया। हाँ, प्रतिहारों के पतन और शायद कलचुरियों की कमजोरी का फायदा उठाकर उन्होंने इस इलाके पर कब्जा किया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन माना जाता है? वो थे गोविंद चंद्र, लगभग 1114 से 1155 ईस्वी तक। वो चंद्रदेव के पोते थे। उनके लंबे शासनकाल में गढ़वाल राज्य का काफी विस्तार हुआ। उन्होंने पूरब में पालों से मगध यानी दक्षिणी बिहार का इलाका छीना। पश्चिम में तुर्क हमलों का भी सामना किया। उनका राज्य कन्नौज से बनारस तक फैला हुआ था। जी हाँ, कन्नौज से लेके बनारस तक। गोविंद चंद्र के समय के कुछ खास लोगों या घटनाओं का जिक्र है दस्तावेजों में। उनके मंत्री लक्ष्मीधर का नाम काफी आता है। हाँ, लक्ष्मीधर गोविंद चंद्र के मंत्री थे और खुद भी बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने कृत्य कल्पतरु या कल्पद्रुम नाम का एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा। ये उस समय के धर्म, समाज, राजनीति, कानून, इन सब पर एक तरह का विश्वकोश है। अच्छा। इसका एक हिस्सा है तीर्थ विवेचन कांड, जिसमें भारत के खास तीर्थों का वर्णन है। ये ग्रंथ मध्यकालीन भारत को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। और उनकी पत्नी कुमार देवी का भी जिक्र है, जो बौद्ध थीं, जबकि गोविंद चंद्र खुद शैव थे। ये कैसे संभव हुआ? दिलचस्प बात है। गोविंद चंद्र के अभिलेखों में उन्हें परम माहेश्वर यानी शिव का भक्त कहा गया है, लेकिन उनकी पत्नी कुमार देवी, जो शायद पाल वंश की राजकुमारी थीं, वो बौद्ध धर्म मानती थीं। उन्होंने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार नाम का एक बौद्ध मठ बनवाया और वहां जो पुराना धर्मराज्य का स्तूप था, उसका जीर्णोद्धार भी करवाया। और गोविंद चंद्र ने भी बौद्धों का सम्मान किया। हाँ, उन्होंने खुद भी बौद्ध भिक्षुओं का सम्मान किया, जैसे शाक्य रक्षित, वागीश्वर रक्षित, और बौद्ध विहारों को दान भी दिया, जैसे जेतवन विहार को। ये उस युग में धार्मिक सहिष्णुता का एक अच्छा उदाहरण है। हालांकि इसके पीछे राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे पाल वंश से रिश्ते। क्या गोविंद चंद्र खुद भी विद्वान थे और उन्होंने सिक्के भी चलाए? हाँ, उन्हें विविध विद्या विचार वाचस्पति जैसी उपाधि दी गई थी। मतलब वो अलग अलग विद्याओं और विचारों की चर्चा में माहिर थे। और उन्होंने कलचुरी शासकों की नकल पर बैठी हुई लक्ष्मी की आकृति वाले सोने, चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए। और फिर जयचंद का नाम आता है। विजयचंद्र के बाद उनके बेटे विजयचंद्र शासक बने, लगभग 1155 से 1170 तक। इनके समय में दिल्ली और हांसी के आसपास के इलाकों पर चौहानों का अधिकार हो गया। यहीं से घेड़वालों और चौहानों के बीच टेंशन शुरू हुई। कहा जाता है कि विजयचंद्र ने जौनपुर में अटाला देवी का मंदिर बनवाया था, जिसे बाद में मस्जिद बना दिया गया। और फिर आते हैं जयचंद, लगभग 1170 से 1194, जिनका नाम अक्सर पृथ्वीराज चौहान के साथ जोड़ा जाता है। वो सहयोगिता वाली कहानी कितनी सच है? जयचंद गढ़वाल वंश के आखिरी शक्तिशाली शासक थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ उनकी दुश्मनी तो मशहूर है। इसका सबसे नाटकीय वर्णन पृथ्वीराज रासों में मिलता है, जिसमें पृथ्वीराज द्वारा जयचंद की बेटी संयोगिता के स्वयंवर से अपहरण का किस्सा है। लेकिन क्या ये ऐतिहासिक रूप से सही है? देखिए, इस कहानी की ऐतिहासिक सच्चाई पर विद्वानों में काफी मतभेद है। रासो एक साहित्य ग्रंथ है, उसमें इतिहास और कल्पना का मिश्रण है, लेकिन ये तय है कि दोनों राजाओं के बीच राजनीतिक दुश्मनी थी। जयचंद ने एक बड़ा राजसूय यज्ञ भी किया था। उनका एक अहम अभिलेख कमौली ताम्रपत्र है। जयचंद का अंत कैसे हुआ? जयचंद का अंत दुखद रहा। मोहम्मद गौरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में हरा दिया 1192 में, तो उसके 2 साल बाद 1194 में गौरी ने कन्नौज पर हमला किया। इटावा के पास चंदावर नाम की जगह पर गौरी और जयचंद के बीच लड़ाई हुई। इसमें जयचंद हार गए और मारे गए। तो चंदावर के युद्ध में? जी, चंदावर का युद्ध 1194। इस हार ने उत्तर भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना का रास्ता और भी साफ कर दिया। क्या जयचंद भी कला साहित्य के संरक्षक थे, जैसे प्रतिहार राजा थे? हाँ, उनके दरबार में संस्कृत के महान कवि श्रीहर्ष रहते थे। उन्होंने नैषधीय चरित लिखा, जो संस्कृत के 5 महाकाव्यों में गिना जाता है, और खंडन खंड खाद्य भी लिखा, जो अद्वैत वेदांत पर एक मुश्किल दार्शनिक ग्रंथ है। विद्यापति की पुरुष परीक्षा और नयनचंद की रंभा मंजरी का संबंध भी इसी दौर से जोड़ा जाता है। उन्हें दल पुंगल भी कहा गया है। हाँ, यानी विशाल सेना का स्वामी। दस्तावेज बताते हैं कि उनका खजाना फतेहपुर जिले में असनी नाम की जगह पर था। गढ़वाल वंश का क्या हुआ जयचंद के बाद, और उनके प्रशासन की कोई खास बातें?
जयचंद की मौत के बाद उनके बेटे हरिश्चंद्र ने कुछ समय तक राज करने की कोशिश की, लेकिन गढ़वाल शक्ति लगभग खत्म हो चुकी थी। इल्तुतमिश के समय तक कन्नौज दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया। प्रशासन की बात करें तो गढ़वाल राजाओं की मोहरों पर गरुड़ की आकृति मिलती है और अभिलेखों में उन्हें परम माहेश्वर यानी शिव भक्त कहा गया है। कर व्यवस्था में कोई खास बात? हाँ, एक दिलचस्प कर का जिक्र मिलता है, तुरुष्क दंड। गोविंद चंद्र के मनेर ताम्रपत्र में इसका जिक्र है। तुरुष्क दंड, इसका क्या मतलब था? इस पर बहस है। कुछ मानते हैं कि ये तुर्क हमलों से बचाव के लिए लगाया गया टैक्स था, कुछ मानते हैं कि ये राज्य में रहने वाले मुस्लिम व्यापारियों पर लगाया गया टैक्स था। ठीक ठीक कहना मुश्किल है। इसके अलावा उदक भाग यानी शायद सिंचाई कर और प्रवणी कर शायद छोटे व्यापारियों पर, ऐसे करों का भी जिक्र है। प्रशासन की इकाइयां पत्ताल और पाठक कहलाती थी। तो हमने देखा कि कैसे गुर्जर प्रतिहारों ने एक बड़ा साम्राज्य बनाया, अरब हमलों को रोका, कन्नौज को राजधानी बनाया, लेकिन फिर अंदरूनी कमजोरी और बाहरी हमलों से उनका पतन हो गया। और फिर उन्हीं के केंद्र कन्नौज पर गहड़ वालों का उदय हुआ, जिन्होंने लगभग 1.5 सदी तक राज किया, लेकिन अंत में वो भी तुर्क हमले का शिकार बने। बिल्कुल। इन दोनों राजवंशों को एक साथ देखें तो उत्तर भारत के मध्यकालीन इतिहास की एक अहम कड़ी समझ आती है। ये वो दौर था जब कन्नौज पर कब्जा ही सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत का सिंबल था। इन राजवंशों ने न सिर्फ आपस में लड़ा, बल्कि पाल और राष्ट्रकूटों जैसी ताकतों से भी संघर्ष किया और पश्चिम से होने वाले हमलों का भी सामना किया। उन्होंने राजपूत शक्ति के उदय में अहम भूमिका निभाई। और सांस्कृतिक योगदान भी रहा। हाँ बिल्कुल। उनके संरक्षण में साहित्य, कला, धर्म सबका विकास हुआ। जैसे हमने राजशेखर और श्रीहर्ष जैसे विद्वानों की बात की, या मंदिरों और विहारों के बनने के उदाहरण देखे। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? श्रोताओं को इससे क्या समझना चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यह है कि साम्राज्यों का बनना और बिगड़ना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। गुर्जर प्रतिहारों ने उत्तर भारत को एक करने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा टिक नहीं पाए। उनकी जगह लेने वाले गहड़वाल भी बाहरी हमलों के सामने नहीं टिक पाए। इन राजवंशों ने वो राजनीतिक और सांस्कृतिक जमीन तैयार की जिस पर आगे चलकर दिल्ली सल्तनत बनी। लेकिन उनकी विरासत सिर्फ राजनीतिक नहीं है। उनके समय का साहित्य, उनकी कला, उनके अभिलेख, ये सब हमें उस युग के समाज, धर्म, विचारों की झलक देते हैं जो आज भी हमारे इतिहास का अहम हिस्सा हैं। ठीक है, तो ये थी गुर्जर प्रतिहार और गहड़वाल राजवंशों पर हमारी विस्तृत चर्चा, जो श्रोता द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों पर आधारित थी। यहाँ एक आखिरी सवाल या विचार छोड़ना चाहूंगा। हमने देखा कि हमारी जानकारी का आधार क्या है। राजाओं की तारीफ में लिखी प्रशस्तियां, जमींदान के ताम्रपत्र, विदेशी यात्रियों के विवरण, साहित्यिक ग्रंथ। इतिहास को फिर से लिखने के लिए हम इन्हीं अलग अलग तरह के स्रोतों पर निर्भर करते हैं। पर क्या ये सभी स्रोत एक ही कहानी कहते हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या कोई प्रशस्ति पूरी तरह सच्ची हो सकती है, या किसी विदेशी यात्री का वर्णन पूरी तरह निष्पक्ष? इतिहासकार कैसे इन अलग अलग और कभी-कभी एक दूसरे के उलट स्रोतों का इस्तेमाल करके अतीत की एक भरोसेमंद तस्वीर बनाते हैं? इस पर सोचना हमें इतिहास को समझने की प्रक्रिया के और करीब ले जाता है।